नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार लाइव ट्रांसमिशन से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं और हमारी कोशिश होती है कि कैंसर जैसे मौलिक अमराज के इब्तदाई सिग्नल बता दें ताकि आप बीमारी कोई भी हो, कैंसर हो, आप शुरू में ही उसका किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके तशख़ीस करवाएं और उसका इलाज कराएं। नाज़रीन, आप बीमारियों से बच भी सकते हैं। तो आजकल जो जिस मुसीबत में पाकिस्तान इस वक्त शामिल है, वो आधा पाकिस्तान जो है वो पानी में डूबा हुआ है और हमारे वो नादार लोग, गरीब लोग, दो सूबे जो हैं जहाँ पे के तमाम मकानात जो हैं वो सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं और साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जन्म दे रही हैं। लगभग 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और पानी और सैलाब बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के लोग जो हैं वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो उस से किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं और वो किस तरीके से इस मुसीबत की घड़ी में अपने आप को बचा सकते हैं, उसके लिए मैंने दावत दी है अपने स्टूडियो में। मेरे साथ इस वक्त साबका डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है शोबा तिब का, और 17 इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने इनको दिया और बड़ी महारत से इन्होंने हेल्थ में एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार अदा किया। 4 टीचिंग टर्शियरी केयर अस्पतालों के सरबराह भी रहे। तो मैं इनसे पूछूंगा कि कौन सी बीमारियां हमारे उन लोगों को जो कि इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं और लगभग 1.5 लाख घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और तकरीबन 1000 से ज़ायद अमवात वाक़ हो चुकी हैं। ये जो 3.5 करोड़ की आबादी सैलाब से इफ़ेक्ट हुई है, इसके लिए हर तरह की मदद की ज़रूरत है। वो मैं अपने प्रोग्राम से अपील भी करूँगा मुखय्यर हज़रात से और उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो आवाम को। तो मैं जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कौन सी बीमारियां हैं जो कि इन लोगों में फैलेंगी अब? शुक्रिया सदाक साहब। बहुत ही तशवीश की बात है कि पाकिस्तान के 3 बड़े सूबे जो हैं इस वक्त वो पानी की लपेट में आ चुके हैं और बहुत से गांव जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं और कई जगहों पे पानी की ऊंचाई जो है 6 फुट से ज़्यादा है और दूर दूर तक ना कोई रेस्क्यू टीम्स पहुंच पा रही हैं और लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोशिश कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट के एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनमें उनकी मोबाइल टीम्स और फिक्स टीम्स जाती हैं हेल्थ की और वहाँ पे लोगों को तिब्बी इमदाद भी देती हैं। रेस्क्यू टीम्स अलग जाती हैं जो कि लोगों को निकालती हैं और वहाँ पे खुराक मुहैया करती हैं और टेंट वगैरह जो है वो देते हैं। मगर सूरत हाल यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। अभी जब सैलाब के इस जो ख़तरनाक वार है पानी का, उससे जब रिकवरी होगी, रिहेबिलिटेशन होगी, तो उस वक्त बहुत सी बीमारियाँ फैलेंगी और मुतअद्दी बीमारियाँ जो कि लोगों के लिए बहुत ही सेहत के लिए नुकसानदेह होंगी। तो इन सब से मिल के हमने लड़ना है। लेकिन जाहिर साहब, जो डेथ रिपोर्टेड है वो भी मुझे लगता है कि अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि ना वहाँ पे मीडिया की कवरेज हो सकती है। इतना पानी खड़ा है कि 6-8 फुट पानी खड़ा है और अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि राजमपुर में भी बहुत बड़े सैलाब का ख़तरा है और वहाँ पे दरिया जो है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं और बारिशें भी जो हैं उनका तेज़ी से एक ताज़ा तरीन स्पेल की फोरकास्ट की गई है। लेकिन अमवात की 100% इंफॉर्मेशन देना बड़ा मुश्किल हो गया। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो बलूचिस्तान में हुआ है। बलूचिस्तान में बारिशें हुई बहुत और उनसे सैलाब आ गया। जब सैलाबी पानी इलाकों में चला गया और कुछ देहात सफ़ा हस्ती से भी मिट गए, तो एक सेकंड स्पेल शुरू हुआ जो कि 15 अगस्त से शुरू हुआ और कल तक वो चला है और उसमें 10 दिन मुसलसल बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम्स जो हैं उनको भी मुश्किलात पेश आईं और जो लोग फंसे हुए थे पानी में
वो भी बुरी तरह फंस गए। और लोग वो जो इलाका है वो तो आफत ज़दा डिक्लेयर हो चुका है, और वहाँ से जो लोग निकले हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, सैलाब में जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, एक्यूट वाटरी डायरिया हो जाता है, स्किन डिजीज़, स्केबीज़ वगैरह, स्नेक बाइट होती है, डॉग बाइट होती है, आई डिजीज़ आ जाती हैं, और इस तरह सर्जिकल इंजरीज हो जाती हैं, लोगों को फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये तो साहब आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि बलूचिस्तान में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जामे तरीके का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो लोग जो हैं वो बड़े बेबसी के आलम में इस वक्त चल रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि बीमारियां जो जन्म देंगी, अब उसका टाइम शुरू होगा जब वहाँ पे सैलाबी रेला निकल चुकेगा और पानी खड़ा हो जाएगा, और रिहेबिलिटेशन जब लोग वापस आएंगे अपने घरों की तरफ और अपने मकान और अपने सामान की हिफाजत के लिए आएंगे, तो उसमें खड़े हुए पानी से जो बीमारियां फैलेंगी वो बड़ी ख़तरनाक साबित होंगी। जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ है उनमें जो लोग सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो होती है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर है, जो लोग पानी में से गुज़र के आते हैं। आपने देखा होगा मीडिया में, कैंप्स में जो लोग पड़े हुए हैं, बहुत से लोग बीमार हैं जिनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और उनको स्नेक बाइट हुई है, और इसके अलावा सर्जिकल इंजरीज़ हैं और वो वहाँ पे तड़प रहे हैं। और बलूचिस्तान की ट्रेडिशन ये है कि वहाँ से ज़्यादा घर ट्रेडिशनली कच्चे घर होते थे, जो कि इतनी ज़्यादा बारिश का जो पहला जब स्पेल हुआ तो ज़मीन में पानी पूरा जज़ब हो गया और फिर भी फ्लड आ गया। उसके बाद जो सेकंड स्पेल चला है उसने बहुत तबाही मचाई है, और वो कुछ देहात जो थे वो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, और वहाँ पे तकरीबन बलूचिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग कुछ पानी में बह गए, कुछ की डेथ्स हो गई। इसी तरह 1.5 मिलियन बताया जा रहा है कि जो मवेशी हैं वो भी पानी में बह गए हैं। तो इस तरह वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी दूर तक तो बगैर कश्तियों के या बगैर किसी सपोर्ट के पहुँचा जा सकता है। जाहिद साहब, ये जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा जो बदतरीन माशी बम उनके ऊपर, लोगों के ऊपर पड़ेगा कि जब वो वापस अपने घरों में जाएंगे, खाने के लिए उनके कोई खुराक नहीं होगी, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होगा, उनके बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं होगा, जैसा मवेशी भी बह गए पानी में। ये 3 जो डिज़ास्टर हैं, नेचुरल डिज़ास्टर, ये जो है उनमें से एक तो प्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन आग, हवा और पानी के आगे सारा कुछ मलिया-मेट हो जाता है। और जिस तरीके से प्रेशर से पानी पहाड़ों से आ रहा है, मेरा ख्याल है कि इसमें हर शख्स को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। तमाम जो हमारी टीमें हैं, NGOs हैं, वो सबको मोबिलाइज़ होना पड़ेगा और उन लोगों की मदद के लिए सबसे आगे आना पड़ेगा। मैं तो इस चैनल के थ्रू अपनी आवाम को, मुखय्यर हजरात को अपील करूँगा कि वो ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हमारे उन भाइयों का जो कि बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या साउथ पंजाब में पानी की आगोश में अपनी ज़िंदगियां खो बैठे हैं, और उनके अहले खाना, उनकी ज़रूर मदद करें। तो आपने बताया कि एक तो हेपेटाइटिस भी फैलेगी सिंध में भी 70% सिंध का इलाका भी फ्लड के ज़ेरे असर आया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स जो हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और NDMA, फेडरल गवर्नमेंट, वो अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और रिलीफ एक्टिविटीज़ और मेडिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, मगर इस स्टेज पे हुकूमत अकेली इस मसले को हल नहीं निकाल सकती। इसके लिए तमाम NGOs और मुखय्यर हजरात जो हैं उनको आगे आना चाहिए, और उनको ऐसी अशिया, फ़िलहाल तो लोगों को खाने की चीज़ें, टेंट्स, ताकि वो उनको कोई आर्जी शेल्टर मिल जाए और वहाँ पे वो मुकीम हों ऊंची जगहों पे, और वहाँ पे खुराक मुहैया की जाए, मेडिकल की अद्वियात दी जाएं। फ़िलहाल तो उनकी ज़रूरत है। इसके बाद जब फ्लड का पानी उतरना शुरू होगा और उस वक्त ज़्यादा मुतअद्दी बीमारियां जो हैं वो फैलनी शुरू होंगी, और उस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अगर नहीं मिलेगा तो ये बीमारियां
कंट्रोल में नहीं आ सकेंगी। और फिर उसके बाद अवेयरनेस लोगों को दी जाए कि उसमें पानी को किस तरीके से वो पिए, पानी अगर वो किसी सोर्स से भी हासिल करते हैं। पानी देखें जी, अभी तो फ्लड में ये नहीं कह सकते कि जी वो उबाल के पिए, उनके तो घर बार ही उजड़ गए हैं। अभी तो ये है कि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी रिहैबिलिटेशन करें। जब ये पानी उतर जाएगा फ्लड का और वो वापस अपने घरों को जाएंगे तो उस वक्त ये है कि अवेयरनेस लोगों को दी जाए और उनके लिए गवर्नमेंट लेवल पे या एनजीओ सेफ ड्रिंकिंग वाटर का फौरी तौर पे इंतज़ाम करे, नलके लगाए जाएं, उनको उनके लिए क्लोरीन टैबलेट्स दी जाएं ताकि वो पानी के अंदर डालें और पानी साफ़ हो जाए, और जहाँ पे मुमकिन हो सके पानी उबाल के भी पिएं। तो इस तरह के मेजर्स जो हैं ये उस वक्त अडॉप्ट किए जाएं जब फ्लड का पानी उतर जाए। मगर फ़िलहाल जो क़यामत आई हुई है बलूचिस्तान में, सिंध में और साउथ पंजाब में और KPK में, उनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ मेरी फिर अपील है कि मुखय्यर हजरात जो अपने सारे काम छोड़ के मैदान में आए, जितनी NGOs हैं वो मैदान में आए। बहुत सी NGOs पहले बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो पहुंच चुकी हैं बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, साउथ पंजाब में भी, KPK में भी, मगर ये अभी ये पूरे लोगों को रिलीफ एक्टिविटीज़ नहीं मिल पा रही क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है और जो रेस्क्यू मेजर्स हैं वो कम हैं। इसी तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अपने लेवल पे फिक्स्ड कैंप्स भी लगा रही है, मोबाइल कैंप्स भी, अद्वियात भी मुहैया की जा रही हैं, वैक्सीनेटर भी पहुंच चुके हैं, मेडिकल ऑफिसर भी जा रहे हैं, अद्वियात भी पहुंचाई जा रही हैं, मगर फिर भी ये चीज़ें कम हैं। इसके लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुखय्यर हजरात आगे आए हैं, NGOs आगे आएँ और वो ये आगे जाके काम संभाल लें। एक आम आदमी भी जो घर में बैठा है उसको चाहिए कि कंट्रीब्यूट करे। और देखें जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, एक तो उनको उनके घर बार उजड़ गए, दूसरा उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इतना मिलता है, कईयों की पूंजी चली गई, कईयों के बेटियों का जहेज चला गया और कईयों की जो प्लानिंग थी, देखें ज़रिया मुआश उनका मवेशी होता है जिनसे वो अपना गुज़र औकात करते हैं, उनके मवेशी बह गए, उनका सारा कुछ तबाह हो गया। तो वो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उनको साइकोथेरेपी के लिए भी हम सबको चाहिए कि हम मिल के जाएँ और उनको हम जितनी इमदाद, तिब्बी इमदाद, फाइनेंशली या खाने पीने की चीज़ों की वो हम बहम पहुँचाएँ उनको। हमारे साथ जाहिद परवेज आपका डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने बड़ा बखूबी फरमाया कि जब पानी खड़ा होगा तो बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ जन्म देंगी और उनसे बड़ी बीमारी फैलेगी। उनसे बचने का एक ही तरीका है कि साफ़ पानी पिएं, उबाल कर ठंडा करके पिएं और क्लोरीनेटेड टैबलेट्स अवेलेबल हैं, वो पानी में डालकर पानी को साफ़ कर लें तो पेट की बीमारियां उनसे बच सकते हैं। हम छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, फिर वक्फे के बाद हमारे साथ एक बड़े रिनाउंड फिजिशियन प्रोफेसर राजा यासिर शहबाज हमें ज्वाइन करेंगे जो कि फिजिशियन है और उन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। मैं उनसे नाज़रीन आपके लिए पूछूंगा कि पेट की बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है और कौन सी बीमारियां इस फ्लड में हमारे मासूम शहरियों को, कौम सल्तनत को हमला आवर होंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने कैपिटल क्लिनिक से कौम सल्तनत के लिए सैलाब से पैदा होने वाली बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं और किस तरह बचा जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त बड़े रिनाउंड फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर राजा यासिर शहबाज हैं। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और बड़े मुफीद मशवरे देते हैं नाज़रीन को। ये जो सैलाब और स्टैगनेंट पानी है जब खड़ा होगा तो इससे मच्छर भी पैदा होंगे, मक्खियाँ भी पैदा होंगी और डेंगू की एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। तो कौन कौन सी और बीमारियां आप समझते हैं कि और किस तरीके से हम अपनी कौम को बचाएंगे इन बीमारियों से? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। अब सैलाब की वजह से ऑब्वियसली अभी तो पानी फ़्लो कर रहा है, फिर ये पानी स्टैगनेंट होगा
तो हमने समझना है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इस सैलाब की वजह से पैदा होंगी, जिसमें सबसे जो कॉमनली बीमारी देखी जाएगी, जो सबसे ज़्यादा बीमारी आएगी, वो पेट की बीमारी है, जिसमें पेट ख़राब होना, डायरिया होना। एक बीमारी कॉलरा है जो पेचिश की बीमारी है। इसके अलावा कई और जरासीम है जो कि पेट ख़राब कर सकते हैं और पेट के अमराज कर सकते हैं, जिसके अंदर टाइफॉइड है, शिगेला है, रोटा वायरस बड़ा कॉमन वायरस है जो इस सीज़न में यूजुअली नहीं होता, बट जब सैलाब आता है, पानी आता है, तो उसकी वजह से ये वायरसेस कॉमन हो जाते हैं। और ये जब पानी साफ़ नहीं होगा और उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी बीमारियां बढ़ जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास डेंगू, मलेरिया, क्योंकि ये पानी पे मच्छर की अफजाइश होगी तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये बीमारियां अमूमन बुखार की सूरत में लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, तो ये बीमारी बढ़ेगी। उसके अलावा हमने ये भी समझना है कि पानी क्योंकि मिक्स होता है, सैलाबी पानी भी है, इसमें गंदा पानी भी शामिल है, तो एक बीमारी उसको लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं, जो कि बुखार की शक्ल में आता है और उसके साथ जिगर और तिल्ली बढ़ जाती है और ये बुखार बहुत शदीद होता है, इसके साथ पसीने आते हैं और अगर इसको प्रॉपरली इलाज ना किया जाए तो इवन गुर्दे भी फेल हो सकते हैं और जिगर के मसले मसाइल भी हो सकते हैं। तो ये भी बीमारी एक ऐसी है जो कि बड़ी इतना इसके बारे में कहा नहीं जाता, बट इस पानी की क्योंकि मिक्सिंग होती है गंदे पानी की, तो ये इससे फैल सकती है। और इसका जरासीम जो है, आप मुत्तफिक होंगे मुझसे कि वो जानवरों के पेशाब से निकलता है जी, जिनमें कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चूहे हैं या और जंगली किस्म के जो हमारे रोडेंट्स हैं, जो कि अगर देखा जाए बलूचिस्तान, KPK और सिंध जैसे इलाके जहाँ पे इस वक्त पानी है, वो अपने बिलों से बाहर निकल आएंगे जी, और जब वो पेशाब करेंगे तो उसका जरासीम पानी में शामिल होगा और फिर वो स्किन से या जिस्म के किसी हिस्से से भी, नाक, मुंह से, आंखों से दाखिल हो जिस्म सकता के है। अंदर दाखिल होगा जी, सीवरेज के पानी के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि वहाँ पे ये जैसे आपने बताया कि चूहे हैं और रोडेंट्स हैं जी हाँ। ये इनके ज़रिए ये बीमारी फैलती है। और उसके अलावा आँखों के बहुत सारे अमराज हैं जो कि हम देखेंगे कि ये अभी आगे जब ये पानी स्टेगनेंट होगा, क्लमिडिया एक जरासीम है, बड़ा कॉमन है, वो आँखों का जरासीम है और वो इन्फेक्शन करता है। उसके अलावा जल्द की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। हमने ये समझना है कि जल्द की बीमारियां, क्योंकि इस पानी में गंदगी शामिल है, तो इसके साथ बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन, खारिश, स्केबीज़, ये बड़ी कॉमनली स्प्रेड कर सकती है लोगों के अंदर। और पेट के लिए जो बीमारियां हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। हेपेटाइटिस, जैसे आपने कहा कि बड़ा कॉमनली हेपेटाइटिस A-E, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जो इसको हम आम ज़बान में पीला यरकान कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। अब ये जो बीमारियों की लिस्ट आपने बताई है राजा साहब, ये प्रिवेंटेबल है जी, लेकिन अब हम सैलाब को तो प्रिवेंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से सैलाब का रेला जो है हमारे 3 सूबों में तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी को इफेक्ट कर चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा है जी, क्योंकि पानी में ना कोई मीडिया सही रिपोर्टिंग कर सकता है, ना कोई कैमरा पर्सन वहाँ पे पहुँच सकता है जिस तरीके से पानी खड़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, तो इन बीमारियों को बचने का तरीका कुछ बता दें हमारे नाज़रीन को कि क्या होगा, या हुकूमती सतह पर जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किस तरीके से कोई एक स्ट्रेटजी बताएं कि किस तरीके से उनको करना पड़ेगा। देखें, इसको अगर हम रूटीन की चीज़ें देखें तो वो तो अब हम नहीं कर पाएंगे, जैसे साबुन से हाथ धोना या इस तरह की चीज़, क्योंकि पानी वहाँ पे ऐसा ही अवेलेबल होगा। जो बेस्ट चीज़ होगी वो ये है कि हम उनको, जैसे जाहिद साहब ने कहा, कि हम उन्हें सेफ़ वाटर सप्लाई करें, जो कि हम हेल्प की सूरत में ही उन्हें जाके दे सकते हैं, कि उनको साफ़ पानी दिया जाए जिसको वो पिएं। और अगर वहाँ पे कुछ ऐसे नलके या कुछ अभी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे पानी आ रहा है, तो उसके अंदर क्लोरीनेटेड टैबलेट्स डाली जाएं, या उनको कोशिश किया जाए बॉयल, जैसे आपने कहा बॉयल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको क्लोरीनेट किया जाए ताकि वो पानी उनके लिए सेफ़ हो, और ये हम उनकी हेल्प ही कर सकते हैं। जी, मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो इस पानी का इस्तेमाल करें। हमें ये भी समझना है कि साथ में उनको अगर हम अपनी जो अशिया दे रहे हैं उनके अंदर एक आधा साबुन शामिल कर दें, तो वो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि कम से कम वो अपना जिस्म साफ़ रख सकेंगे, अपने हाथ साफ़ रख सकेंगे, और जल्द की और पेट की मुतअद्दिद बीमारियाँ जो हैं उनसे ये बच सकते हैं।
और उसके अलावा ये कि हमें ये भी समझना है कि जब आप इस क्राइसिस में होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है, क्योंकि आपकी इनटेक वो नहीं होती जो कि बॉडी को एक रिक्वायरमेंट चाहिए कि उसको खुराक चाहिए। तो हमें उनकी मैक्सिमम खुराक, उनके लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट और साफ़ पानी, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जी साफ़ पानी प्रोवाइड किया जाए। और अगर पानी मौजूद है और वो उसकी सोर्स कोई ना कोई है तो हम उसको क्लोरीनेट एटलीस्ट ज़रूर करें ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। देखो, ये हाथों की सफाई और पानी में क्लोरीन डालना और पानी को साफ़ करके पीना बहुत ज़रूरी है ताकि पेट के अमराज जिस तरह बता रहे हैं उनसे बचा जा सके। क्या डेंगू फैलने के भी सबब हो सकता है जब पानी खड़ा होगा और मच्छर की अफसाइश होगी तो उससे डेंगू भी आउटब्रेक होने का खतरा है? वैसे सिद्धार्थ साहब, अगर आप पिछला सारा डाटा देखें तो डेंगू यूजुअली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दिनों में अपनी पीक पे आता है। कभी भी हमने जुलाई अगस्त में डेंगू को बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं देखा क्योंकि उस वक़्त पानी वक्ती तौर पे खड़ा होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। मैक्सिमम अफजाइश मच्छर की सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है और उस वक़्त आप हमारे मुल्क में बारिशें ख़त्म हो चुकी होती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये स्टेगनेंट वाटर अगले कितने हफ्तों तक रहना है, ये एक बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है मच्छर के ग्रो करने के लिए। उससे सिर्फ डेंगू नहीं होगा, इसके साथ मलेरिया भी होगा। हमें ये भी समझना है कि डेंगू का जो एक हमारे जहन में पहले एक कॉन्सेप्ट था कि ये सिर्फ एक ख़ास मच्छर से होता है, अब उन्होंने देखा है कि ये किसी भी मच्छर से हो सकता है। इसमें कोई ख़ास अब चीज़ नहीं रही कि सिर्फ एडीज ही करता है, और भी सारे मच्छर इसकी सोर्स ऑफ स्प्रेड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक थ्रेट है कि डेंगू की वबा जो है वो इस इलाकों में जहाँ सैलाब आया है फैल सकती है और बड़े हाई लेवल पे फैल सकती है। और इस मौके पे जहाँ हम मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको इतनी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जाहिद साहब। आप डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब रहे कि आप मुत्तफिक होंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज़ का वो इतना एफिशिएंट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, फिर इक्विपमेंट्स की कमी है। तो हम क्या करेंगे? जो फ्लड की वजह से 3 बड़े सूबे इफ़ेक्ट हुए हैं, इन लोगों को किस तरीके से हम बचाएंगे? 2010 और 11 में भी सैलाब आया था और उससे भी हमारे अथॉरिटीज़ जो थी उन्हें सबक सीखना चाहिए था कि प्रिपेयर्डनेस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। लेकिन बदकिस्मती से प्रिपेयर्डनेस होती नहीं। जब मुसीबत सर पे आती है तो फिर सब एक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपको क्लियर करूं कि 3 सूबे नहीं, पाकिस्तान के 4 सूबे बुरी तरह सैलाब की में फंस चुके हैं, जिनमें केपी की भी है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है। और यहाँ के बहुत से लोग जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाके में घिरे हुए हैं। दूसरी बात मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि चूँकि कोविड भी अभी पूरी तरह से यहाँ से नहीं गया, कोविड की पीक्स भी चल रही हैं, तो जितनी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस फ्लड एरिया में जा रही हैं, कोई बाइद नहीं है कि कोविड की इन्फेक्शन भी लोग कॉन्ट्रैक्ट करें इससे। क्योंकि कोविड के लिए भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए और हाथों की सफाई चाहिए और मास्क लगा के रखना चाहिए। तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनमें लोगों को मास्क का इस्तेमाल भी करवाना चाहिए। जो लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में फंसे हुए हैं उनको फौरी तौर पे हुकूमत को या एनजीओज़ को चाहिए कि मास्क मुहैया करें। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट्स जो हैं सारी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके प्रोटोकॉल सेट हैं और वो उसी तरह जब इस तरह की कोई आफत आती है वो इम्प्लीमेंट फौरी तौर पे कर देते हैं। वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिसोर्सेज होता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई सोई है। देखें, अब आर्मी के ट्रूप्स भी निकल पड़े हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी आई हैं, प्राइम मिनिस्टर भी निकल पड़े हैं। तो जितने रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो मेरी जो एक सजेशन भी है और अपील भी है कि जितनी एनजीओज़ हैं, ख़ासकर इंटरनेशनल एनजीओज़ जिनमें WHO, यूनिसेफ और USAID और बिल मेलिंडा गेट, जो लोग पोलियो के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, उनको चाहिए, वो पहले भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय 10 टाइम्स, ताकि जो लोग हमारे इस तरह अफेक्टेड एरियाज़ में हैं, और फिर सबसे ज़्यादा जो NGOs हैं, इतनी बड़ी बड़ी NGOs हैं, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे हरकत में आएँ। जो इंडिविजुअल्स हैं, मुखैर हजरात हैं, वो आएँ,
जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े प्राइवेट अदारे हैं, उनके जो ओनर्स हैं उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे टीम्स बनाएं और ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में भेजें और लोगों तक रिसाई हो। अभी बहुत सी दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे वो आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा। तो ये सब ने मिल के इस आफत पे कंट्रोल करना है, अकेली हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत अपने तौर पे शुरू है और हुकूमती अदारे इस काम को लेके चल पड़े हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें जो बीमारियों से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करने बहुत ज़रूरी होंगे इन्हीं चारों सूबों में जहाँ के सैलाब ज़्यादा इलाके हैं। और राजा साहब, आपने बताया था कि मक्खियों की अफजाइश और मच्छरों की अफजाइश को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बच सकें। ये हेपेटाइटिस जो है वो साफ़ पानी से बचा जाएगा। लोग खाने की जो अशिया हैं वो खुले आसमान के तले पड़ी हुई थी हैं, ना वो ढांप सकते हैं, ना उनके पास कोई ऐसा सोर्स है, उससे भी बीमारियां पेट की जन्म देंगी। उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए? देखिए जी, इसमें मेरे ख्याल से अब तो जो कोशिश होगी वो ये होगी कि जैसे मच्छर और मक्खी से जो मच्छरों से बीमारी फैल रही है उसके लिए तो हमें कोई ऐसे चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जैसे हम कुछ रिपेलेंट्स लगा सकते हैं जिस्म के ऊपर। ये भी मेरे ख्याल से उस पार्ट ऑफ वो जो चीज़ें जानी है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उसके अंदर मॉस्कीटो रिपेलेंट्स ज़रूर होने चाहिए ताकि यही एक वाहिद हल है कि वहाँ पे मच्छरों से बचा जाए। क्योंकि लार्ज स्केल पे अगर आप सिंपल चीज़ें देखें तो इवन अगर कहीं पानी स्टेगनेंट है तो आप उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दें, उससे मच्छरों की अफजाइश रुक जाती है। ये बड़े सिंपल मेथड्स हैं, लेकिन ये एक लोकलाइज्ड एरिया में करना ईजी है। अगर आप इसको इतने हाई लेवल पे करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मच्छरों से बचने का तरीका तो यही है कि एक तो पूरे बाजुओं वाले कपड़े पहने, जुराबें पहने, अगर रात को आप खुले एरिया में सो रहे हैं, और ये जो सामान जा रहा है इसके अंदर मॉस्कीटो रिपेलेंट्स उनको दें। जो खाना है उसको एटलीस्ट ढांप सकें आप, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि उसके ऊपर मक्खी ना बैठे। और वो आम कप सादा कपड़े से भी आप उसको ढांप सकते हैं क्योंकि वहाँ फ्रिज या इस तरह की चीज़ें तो आपके पास मौजूद नहीं होनी। और कोशिश करें जो खुराक है उसको भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि एक वक्त का खाना ही हो, वो अगले वक्त का खाना जो है उसको फ्रेश ही दिया जाए ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जाए। दूसरा, पानी जो है उसको भी हम क्लोरीनेट करके इन लोगों को दें। आपकी ये सजेशंस हैं जो मेरे ख्याल से जो लोग वहाँ हेल्प करने जा रहे हैं वो ये छोटी छोटी चीज़ें, एक साबुन और एक मॉस्कीटो रिपेलेंट ज़रूर उन लोगों को एज अ फैमिली दें क्योंकि उन्होंने ओपन स्पेस में लेटना है और उनके लिए यही एक तरीका है कि वो हाथ साफ़ रखें, जिस्म साफ़ रखें और रिपेलेंट्स लगाएं ताकि वो इससे बच सकें। वैसे वो डिहाइड्रेशन अगर होती है, उन्हें पानी की कमी होती है तो वो घर पे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है कि चूल्हा नहीं है, आग कहाँ चलाएंगे, बॉयल कहाँ करेंगे पानी, किस तरीके से वो ऐसा पानी पिएंगे जिससे कि उनके जिस्म में पानी की कमी पूरी हो। लेकिन बाकी एक चीज़ सर मैं ज़रूर इसमें आपकी तवज्जो से करना चाहूँगा कि हम अगर देखें तो मेरे ख्याल से हम गवर्नमेंट की लिमिटेशंस को तो हमेशा लेबल कर जाते हैं कि जी ये लिमिटेशंस है, लेकिन हम आपकी वाली बात को मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा कि हम आगे नहीं देखते कि हमने कैसे बचना है। मेरे ख्याल से हमें डैम बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है और अगर हम इस वक्त मुखय्यर हज़रात और लोगों से इस कैटास्ट्रफी में पैसे मांग रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने उन चीज़ों को भी आवाम से कहें कि वो डैम्स बनवाएं, उसके लिए मदद करें, तो ये हमारे लिए लॉन्ग रन में हम इस सैलाब से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं, जिसकी तरफ शायद हमारा जब हम एक आफत से गुजर जाते हैं तो हम समझते हैं कि शायद अब ये दोबारा पता नहीं कब आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम कभी कोई प्लानिंग नहीं करते। आई थिंक ये एक हर गवर्नमेंट को सोचना है और ये उसका फ़र्ज़ है कि वो 5 साल में कम अज़ कम भी 1 से 2 डैम या कोई ऐसी चीज़ का प्रोजेक्ट ज़रूर शुरू करे जो कि हमें इस बार बार की कैटास्ट्रफी से बचाए। ठीक है, प्रोफेसर राजा यासिर शहबाज एक नामवर फिजिशियन है और बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि मुखय्यर हजरात जब पैकेज बना रहे हैं उन लोगों के लिए, वो हमारे भाई जो बलूचिस्तान, सिंध और KPK में पानी में घिरे हुए हैं और उनके लिए एहतियात दे रहे हैं, उसमें मॉस्कीटो रेपेलेंट ज़रूर एक रख लें ताकि वो मॉस्कीटो अपने जिस्म पे लगा लेंगे तो मच्छर उन्हें बाइट ना करे और 3-4 मौलिक बीमारियां जो है उनसे बचा जा सकता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। जाहिद साहब, मैं सिर्फ आपकी तरफ आता हूँ,
आपसे एक आखिरी सजेशन लूँगा। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 2010 और 11 में भी सैलाब आया था और अब आया है, लेकिन ये सैलाब उस सैलाब से बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा मिक़दार में आया है। इसमें बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हुई हैं। क्यों ना हम ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करें कि आइंदा हमारे लोग मासूम जाने जो हैं वो ज़ाया ना हो। देखें जी, इस सैलाब में फ़र्क ये है कि इसमें आसमानी आफत यानी बलूचिस्तान में तो कोई दरिया नहीं है, तो वहाँ पे जो बारिशें इतनी हुई हैं, बारिशों के 2 स्पेल जो 10-10 दिन के लगे हैं, उनकी वजह से पानी पहाड़ों से नीचे आ गया है और चूँकि वहाँ पे कच्चे मकानात होते हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, तो ये डैमेज 2010 से बहुत ज़्यादा है। 2010 के सैलाब में मैं साउथ पंजाब में मैंने वहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी हेड किया हुआ है, तो मुझे पता है कि उस वक्त पानी था मगर इतना पानी नहीं था कि जितनी इंटेंसिटी अब है। लेकिन ये डिज़ास्टर ऐसी हैं जाहिद परवेज़ साहब, आप मुझसे मुत्फिक होंगे कि ये प्रिडिक्टेबल है। सिर्फ अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर अब तो बड़े अच्छे हालात आ गए हैं, बाहर से सैटेलाइट के थ्रू फोरकास्ट आ जाती है कि कितनी बारिशें होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पहाड़ों से आने वाली बारिश और पहाड़ों से आने वाला पानी उसकी इतनी फोर्स होती है कि उसने बेशुमार मकान जो हैं वो गिरा दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद परवेज़ साहब और प्रोफेसर राजा यासिर साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, सल्तनत के लिए सिर्फ अहम चीज़ ये है कि पानी को उबाल कर पिए और क्लोरीन की टैबलेट्स ले लें, वो पानी में डालकर रख कर और फिर उसका इस्तेमाल करें। हाथों की सफाई रखें और मच्छरों के काटने से बचें। आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ज़रूर ईमेल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।